जी, तो आज हमारा जो टॉपिक है, वो आपके सेफेलोस्पोरिन्स के बारे में है। कल हमने पेनिसिलिन कर लिया था और आज हमारा सेफेलोस्पोरिन और उससे आगे के एंटीबायोटिक्स पढ़ने का इरादा है, ठीक है जी? तो सेफेलोस्पोरिन के बारे में हल हमने कल थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन कर लिया था व्हिच आई विल रिपीट। सबसे पहले सेफेलोस्पोरिन को हमने इस तरह पढ़ा था कि ये आपके पास जो सेफेलोस्पोरिन्स होते हैं, ये भी आपके पास बीटा लैक्टम रिंग अ, वाले एंटीबायोटिक्स होते हैं। इनके पास भी आपका बीटा लैक्टम रिंग होता है। बीटा लैक्टम रिंग फॉर योर रिविजन आपके पास एक ऐसा रिंग होता है, जिसमें आपके पास ये 3 कार्बन होते हैं, कॉर्नर्स और एक कॉर्नर नाइट्रोजन से बना होता है। और इसके साथ आपके पास एक आर ग्रुप पड़ा होता है, ठीक है जी? सब्स्टिट्यूट ग्रुप पड़ा होता है। ये आपके पास बीटा लैक्टम रिंग है। वो एंटीबायोटिक्स जिनमें ये बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है, उनको आप बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। सेफेलोस्पोरिन उनमें से एक है। सेफेलोस्पोरिन आपके पास मैकेनिज्म के लिहाज से स्ट्रक्चरली जैसे मैंने कहा, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ये भी तकरीबन-तकरीबन सेम है पेनिसिलिन्स की तरह, ठीक है जी? सिवाय कुछ डिफरेंसेस के सेफेलोस्पोरिन्स का फंक्शन और स्ट्रक्चर मिलता-जुलता है पेनिसिलिन से। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये एंटीबायोटिक जिस तरह काम करती है, वो आप लोगों ने कल पेनिसिलिन पढ़ लिया था, तो सेफेलोस्पोरिन के बारे में भी जान लें कि सेफेलोस्पोरिन भी आपके पेनिसिलिन जैसे ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रखते हैं। ठीक है जी? जो आपको पता है ऑलरेडी कि आपकी बीटा लैक्टम एक्टिविटी की वजह से ट्रांसपेप्टाइडेज की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। ट्रांसपेप्टाइडेज की एक्टिविटी इनहिबिट होने से आपका सेल मेम्ब्रेन सॉरी सेल वॉल की सिंथेसिस रुक जाती है और जब सेल वॉल सिंथेसिस रुक जाती है, तो आपके पास मज़ीद अपना जो सेल है, वो अपनी इंटीग्रिटी बरकरार नहीं रख सकता। सेल के जो वॉल है उसके अंदर पोर्स बन जाते हैं। उन पोर के ज़रिए जो वाटर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर की वज़ह से वो अंदर ज़्यादा सेल का जो साइज़ होता है वो स्वेल होकर बर्स्ट हो जाता है। ये आपके पास कल आपने ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है जी? और इसके साथ-साथ ऑटोलाइसिस वाला भी आपने पढ़ा था कि बीटा लैक्टम की वज़ह से बीटा लैक्टम की एंट्रेंस की वजह से आपके सेल में ऑटोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है और सेल खुद को डैमेज और एंगल्फ करना स्टार्ट कर जाता है। दैट इज़ नोन एज़ ऑटोलाइसिस। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में था। फिर हमने बात की रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस के बारे में आपने कहा था कि 3 तरीके हैं जिनसे एक जो पेनिसिलिन है वो रेजिस्टेंट हो जाता है। तो सेफेलोस्पोरिन में भी रेजिस्टेंस का वही मैकेनिज्म है। ठीक है जी? आपने पढ़ा था कि जी या तो बैक्टीरिया अपने अंदर एंजाइम बना सकता है फॉर इट्स डिफेंस जिसको आप बीटा लैक्टमेज बोलते हैं। तो बीटा लैक्टमेज एक्टिविटी एक तरीका है रेजिस्टेंट का, ठीक है जी? रेजिस्टेंस का। तो अगर पेनिसिलिन वाले अगर एक बैक्टीरिया पेनिसिलिन के खिलाफ बीटा लैक्टमेज बनाकर उनसे प्रोटेक्शन ले सकता है, वो सेफेलोस्पोरिन के खिलाफ भी रेजिस्टेंस ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है जी? बीटा लैक्टमेज एंजाइम बनाकर। फिर आपने पढ़ा था कि डिक्रीज़ परमिएबिलिटी टू द सेल कि अगर आप जो ड्रग है उसको सेल के अंदर एंटर ना होने दें, तो इसका मतलब है कि आपने परमिएबिलिटी डिक्रीज़ कर दी, ठीक है जी? जिसमें आपने इफ्लक्स पंप भी पढ़ा था, तो वो भी एक मैकेनिज्म है। और तीसरी बात आपने क्या पढ़ी थी कि तीसरी बात आपने क्या पढ़ी थी जी? क्या पढ़ा था जी? ज़रा याद करवाइए। तीसरी चीज़ बड़ी ईज़ी थी। हाँ, अल्टरेशन ऑफ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स तो अल्टरेशन भी कर सकता है। सेम मैकेनिज्म और सेम में रेजिस्टेंस है, ठीक है जी आपके पास। फिर आपके पास ये दोनों आपके पास तकरीबन-तकरीबन एक ही तरह का स्पेक्ट्रम रखते हैं और अगर आपने सेफेलोस्पोरिन दिए और पेनिसिलिन लिए, तो इन दोनों में कौन-सा एंटीबायोटिक ईज़िली रेजिस्टेंट हो सकता है अगेंस्ट बैक्टीरिया? वो आपके पास सेफेलोस्पोरिन है, ठीक है जी? तो सेफेलोस्पोरिन आर ईज़िली एंड मोर प्रोन टू बी रेजिस्टेंट अगेंस्ट बैक्टीरिया, तो इस वजह से सेफेलोस्पोरिन को हम कॉशन के साथ देते हैं। सेफेलोस्पोरिन के बारे में फिर हमने मज़ीद डिस्क्राइब करने से पहले हमने क्या पढ़ा था? बीटा लैक्टमेज इन्हिबिटर्स पढ़े थे, ठीक है जी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि बैक्टीरिया अपने अंदर क्या बनाता है? बैक्टीरिया एक अपने अंदर बनाता है जी बीटा लैक्टमेज एंजाइम बनाता है। वो एंजाइम की वजह से प्रोटेक्ट रहता है। अगर आप इस एंजाइम के खिलाफ बीटा लैक्टमेज इन्हिबिटर्स दे दें, तो आप इस एंजाइम को कवर कर सकते हैं। ठीक है जी? इसको डिफीट कर सकते हैं। तो ये जो आपने मेडिसिन्स बनाई हैं, इनको आप बीटा लैक्टमेज इन्हिबिटर्स कहते हैं। ये आप सेफेलोस्पोरिन के साथ अटैच करके, प्लस करके, ठीक है जी? सेफेलोस्पोरिन्स मतलब जो कि एंटीबायोटिक है और बीटा लैक्टमेज इन्हिबिटर ये दोनों आपस में प्लस हो जाते हैं, तो आपके पास रिजल्ट बेहतर आता है। ठीक है जी? रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के खिलाफ भी एक्शन आ जाता है फिर। जिनमें से आपके पास ये बीटा लैक्टमेज इन्हिबिटर्स में आपके पास कौन-सी ड्रग्स आती हैं? एविबैक्टम आता है, सल्बैक्टम आता है, टैज़ोबैक्टम आता है और क्लेविलोनिक एसिड आता है। क्लेविलोनिक एसिड आपने देखा होगा ये एमॉक्सिसिलिन के साथ मिलकर कंबाइन करके वो बनाई जाती है ऑगमेंटिन बनाई जाती है। इस तरह मुख्तलिफ दवाइयों में सल्बैक्टम और टैज़ोबैक्टम का यूज़ भी आप रोज़मर्रा के हिसाब से देखते होंगे। ठीक है जी? ये आपके पास बीटा लैक्टमेज़ इन्हिबिटर्स वाली हो गई। फिर इसके बाद हम जब सेफेलोस्पोरिन के बारे में मज़ीद पढ़ते हैं, तो हम उसकी जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। सेफेलोस्पोरिन के आपके पास टोटल 5 जनरेशंस हैं। ठीक है जी? स्टेप बाय स्टेप और टाइम बाय टाइम उनको बनाया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन में आपके पास क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा कि जो फर्स्ट जनरेशन वाले जो सेफेलोस्पोरिन्स होते हैं, ये इसी तरह एक्ट करते हैं जिस तरह पेनिसिलिन जी करता था। तो इस वजह से आप फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन को पेनिसिलिन जी सब्स्टिट्यूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है जी? इसके अलावा आपने पेनिसिलिन के बारे में पढ़ा कि आपके पास जो पेनिसिलिन होते हैं, ये आपके पास ज़्यादा एक्टिव होते हैं। किस चीज़ के खिलाफ? ज़्यादा एक्टिव होते हैं आपके पास बीटा लैक्टमेज़ प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के खिलाफ। ठीक है जी? ठीक है जी? तो ये आपके पास पेनिसिलिन के बारे में थोड़ी-सी बातें हो गई। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? आप कह सकते हैं कि जी इसमें जो चलिए जी बातें सारी हो गई, ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी? इसमें कौन-कौन सी ड्रग्स आती हैं? 1 मिनट। तो जब हम पेनिसिलिन
सॉरी सेफेलोस्पोरिन फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो उनमें आपके पास जो एंटीबायोटिक्स आती हैं वो सारी तकरीबन SEF से स्टार्ट होती है या SEPH से स्टार्ट होती हैं, ठीक है जी। तो इनमें जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो कौन सी ड्रग्स आती हैं जी? आपके पास आती है जी नंबर 1 सेफाजुलीन, सेफाजुलीन आता है, ठीक है जी। नंबर 2 आपके पास आता है जी सेफेलेक्सिन आता है, सेफालेक्सिन आता है, ठीक है जी। और तीसरी आपके पास आती है जी सेफालोथिन आता है, सेफालोथिन आता है, ठीक है जी। ये आपके पास वो ड्रग्स हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स में आते हैं। अब जैसे हमने कहा कि हम हर बैक्टीरिया का स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन के जो सेफेलोस्पोरिन्स हैं, वो किन-किन बैक्टीरिया के खिलाफ अच्छा काम करते हैं, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है जी। तो स्पेक्ट्रम इसका वही है जो हमने पहले पढ़ा। पहले आपने पेनिसिलिन पेनिसिलिन के बारे में पढ़ा था कि पेनिसिलिन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो आपके पास मोर होता है, ज्यादा स्पेक्ट्रम मतलब ज्यादा एक्टिव होते हैं वो अपना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो यहाँ पर भी आपको सेफेलोस्पोरिन ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ ही ज्यादा अच्छे लगेंगे, उनका एक्शन ज्यादा अच्छा है, ठीक है जी। फिर भी जब हम बात करते हैं तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि जी सेफेलोस्पोरिन आपके पास ग्राम ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ मोस्टली एक्ट करते हैं, मोस्टली एक्ट करते हैं और कुछ कुछ ग्राम नेगेटिव के खिलाफ भी काम कर सकते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव इज मोस्ट एंड ग्राम नेगेटिव में कुछ कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, ठीक है जी, सम बैक्टीरिया, ठीक है जी। ये आपके पास उसी तरह स्पेक्ट्रम है जिस तरह पेनिसिलिन का स्पेक्ट्रम था। बुक में आपके कुछ उसका भी जिक्र किया गया है, ये अपना कुछ खास बैक्टीरिया के बारे में भी जिक्र किया गया है, लेकिन आपको बैक्टीरिया के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आप बस सिर्फ स्पेक्ट्रम याद रख लें कि ग्राम पॉजिटिव में होता है और ग्राम नेगेटिव में होता है, ये इतना काफी हो गया। अगर फिर भी आप लिखते हैं तो आप कह सकते हैं कि एक बैक्टीरिया होता है जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप अपना मेथिसिलिन स्टेफिलोकोकस रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बोलते हैं उसको, ठीक है जी। तो आप ये कह सकते हैं कि उसके खिलाफ भी अच्छा काम कर सकता है। तो सो दे आल्सो वर्क अगेंस्ट MSSA बैक्टीरिया, ठीक है जी, उसके खिलाफ भी काम कर सकता है। मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफिलोकोकस ऑरियस के खिलाफ भी काम कर सकते हैं। ये स्पेक्ट्रम के बारे में बात होगी। फिर जब हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं जी ये किन-किन बैक्टीरिया के खिलाफ रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म आपने पढ़ा, लेकिन आप ये बताएं कि ये किन-किन बैक्टीरिया के खिलाफ रेजिस्टेंट है। तो रेजिस्टेंट किसके खिलाफ है? ये मोस्टली आपके पास जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस होते हैं। अगर वो मेथिसिलिन रेजिस्टेंस के खिलाफ है तो वो यहाँ पर भी काम नहीं करेंगे। अगर वहां पर मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफिलोकोकस ऑरियस था, मतलब एक स्टेफिलोकोकस ऑरियस है और उसके खिलाफ मेथिसिलिन काम कर सकता था, तो ये सेफेलोस्पोरिन भी उसके खिलाफ काम कर सकते हैं जिस तरह हमने बात की। लेकिन अगर आपके पास मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, एक स्टेफिलोकोकस ऑरियस है और वो मेथिसिलिन से नहीं डेड हो रहा, नहीं किल हो रहा, तो वो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन से भी नहीं किल होगा, ठीक है जी। तो तकरीबन सेम रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पाए जाते हैं पेनिसिलिन में और फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में, ठीक है जी। ये आपके पास कहानी होगी फर्स्ट जनरेशन की। अब हम सेकंड जनरेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ आप इतना याद रखें कि फर्स्ट जनरेशन जो बनाई गई थी ये एज अ सब्स्टिट्यूट बनाई गई थी पेनिसिलिन जी के साथ, ठीक है जी। और ये आपके पास उन बैक्टीरिया में ज्यादा एक्टिव पाए गए जो बैक्टीरिया अपना बीटा लैक्टमेज बनाते थे, ठीक है जी, बीटा लैक्टमेज एंजाइम बनाते थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, उनके खिलाफ भी अच्छा काम करके दिखाती हैं। स्पेक्ट्रम ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा है जिस तरह पेनिसिलिन में ज्यादा था। ये फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही है। अच्छा, अब जब आप सेकंड जनरेशन पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे कि जी ग्राम पॉजिटिव पे ये कम एक्ट करता है और ग्राम नेगेटिव पे इसका असर ज्यादा हो गया। किसकी? सेकंड जनरेशन की। लेकिन फिलहाल फर्स्ट जनरेशन है तो फर्स्ट जनरेशन का काम आपको पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ ज्यादा मिलता है, ठीक है जी। अब हम सेकंड ग्राम नेगेटिव की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरफ जाते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सॉरी अपना सेकंड जनरेशन की तरफ जाते हैं। जनरेशन सेकंड जनरेशन में आप ये कह लें कि इसको क्यों बनाया गया सेकंड सेकंड जनरेशन बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? बिकॉज कुछ बैक्टीरिया थे ग्राम नेगेटिव थे, ठीक है। मैंने जैसे पहले कहा कि ये कुछ ग्राम नेगेटिव सम सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ ये स्पेक्ट्रम देता है। तो ज्यादा तो रह गए ना, फिर ग्राम नेगेटिव अगर कम किल हो रहे हैं तो फिर मोस्टली ग्राम नेगेटिव तो पीछे रह गए। तो सेकंड जनरेशन क्यों बनाई गई? ताकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फर्स्ट जनरेशन से ना किल हो। पेनिसिलिन की जनरेशन नहीं है, उसके सिर्फ कुछ टाइप्स हैं, नैरो स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एंटी स्टेफिलोकोकल है और एंटी सोडोमोनल ड्रग्स है। इसमें जनरेशंस पाई जाती हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन से किल ना हुए, उसके लिए हमने क्या बनाया? उसके लिए हमने सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स बनाए। तो आप कह सकते हैं कि जो सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, दे हैव इंक्रीज्ड एक्टिविटी, इंक्रीज्ड एक्टिविटी अगेंस्ट व्हाट? एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, ठीक है जी। और ग्राम नेगेटिव पे अगर इनकी एक्टिविटी ज्यादा है, पहले वाले की ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी कम थी, लेकिन सेकंड वाले की ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा हो गई है। ज्यादा होने से मुराद ये है कि कुछ आपके पास नए बैक्टीरिया आ गए हैं जिनके खिलाफ इसने एक्शन स्टार्ट कर दी, जिसमें से आपके पास एच इन्फ्लुएंजा आता है, ठीक है जी। एच इन्फ्लुएंजा आता है। इसके अलावा आपके पास आता है जी नाइसीरिया 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 वाले, ठीक है जी। और कुछ के खिलाफ आता है जी इंटेरोबैक्टम इंटेरोबैक्टम एरिजिनोसा, ठीक है जी। ये आपके पास वो बैक्टीरिया है जिनके खिलाफ ये पहले काम नहीं अपना फर्स्ट जनरेशन वाले काम नहीं कर रहे थे, लेकिन सेकंड जनरेशन वाले इसके खिलाफ भी एक्शन देते हैं, ठीक है जी। जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे आप जनरेशन में आगे जाएंगे आपको ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ एक्शन कम मिलता जाएगा और ग्राम नेगेटिव के खिलाफ एक्शन ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। तो अल्टीमेटली फर्स्ट जनरेशन वाले सबसे अच्छा किरदार अदा करते होंगे ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ
और जो फिफ्थ जनरेशन या फोर्थ जनरेशन है वो ग्राम नेगेटिव के खिलाफ ज्यादा तगड़े होते हैं। ठीक है जी, तो दो बातें, पहले ये है कि ग्राम नेगेटिव के खिलाफ इसका एक्टिविटी ज्यादा है, और डिक्रीज एक्टिविटी है, डिक्रीज एक्टिविटी अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव। ठीक है जी, बात याद रहेगी। इसके साथ आपने इसको मजीद नहीं पढ़ना। ठीक है जी, बस यहां तक काफी है। अब इसके ड्रग्स पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, दो ड्रग्स आप याद रख लें। ठीक है जी, दो ड्रग्स में आपके पास एक आती है जी सेफोटेटिन, सेफोटेटिन, और दूसरी आपके पास आती है जी सेफोजिटिन। ठीक है जी, सेफोटेक्सिन भी आता है शायद इसमें, उसका मुझे जरा कंफर्म नहीं है। तो ये दोनों ड्रग्स पढ़ लें, ये आपके पास ग्राम नेगेटिव सॉरी सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में आते हैं। ठीक है जी, यहां तक आपको समझ आया, ये बातें काफी हैं ग्राम सेकंड जनरेशन वाले के बारे में। ठीक है जी, अब हम थर्ड वाले की तरफ जाते हैं। थर्ड वाले आपके पास क्या कहलाते हैं, वो इससे भी एक नया स्टेप लेकर, स्टेप अहेड वाली वो ड्रग्स हैं। ठीक है जी, उसमें आप क्या पढ़ते हैं, उसमें आप ये पढ़ते हैं थर्ड जनरेशन। अगर आप कह रहे हैं कि हमने अभी तक फार्माकोकाइनेटिक्स नहीं पढ़े, या वो वाली चीजें नहीं पढ़ी, या एडवर्स इफेक्ट नहीं पढ़े, वो हम आखिर में पढ़ लेंगे। ठीक है जी, तो थर्ड जनरेशन जो सिफेलोस्पोरिन्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकली उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप क्लिनिक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जो सिफेलोस्पोरिन्स हैं उनमें से कौन से देखते हैं, उनमें से आप थर्ड जनरेशन देखते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये आपके पास इंक्रीज स्पेक्ट्रम देती है एज कंपेयर टू द फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का जो स्पेक्ट्रम है वो इंक्रीज है। ठीक है जी, दे हैव इंक्रीज्ड स्पेक्ट्रम, they have increased spectrum against as compared to first and second generation। ठीक है जी, तो अगर ये सेकंड और फर्स्ट से अच्छे हैं, क्यों नहीं इस्तेमाल करते, तो हम इस वजह से इसे ही इस्तेमाल करते हैं मोस्ट कॉमनली। और मोस्ट कॉमनली जो सिवियर इन्फेक्शंस हैं, जो कि बाकियों से, बाकी एंटीबायोटिक से ना खत्म होते हो, उनके खिलाफ ये इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड सिवियर इन्फेक्शन, इट इज यूज्ड इन सिवियर इन्फेक्शंस। ठीक है जी, जो कि बाकियों से किल ना होते हो। सिवियर इन्फेक्शंस आपके पास ग्राम नेगेटिव वाले ज्यादा कॉज करते हैं। ठीक है जी, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से आपको जो सिवियर इन्फेक्शन होता है उसके खिलाफ थर्ड जनरेशन बहुत अच्छी करती है, एक्शन करती है। ठीक है जी, अब ये आपके पास जो है अच्छी तो है, लेकिन इट हैज इंक्रीज्ड एडवर्स इफेक्ट्स, इंक्रीज्ड एडवर्स इफेक्ट्स, बाकियों के मुकाबले में इसका चांस ज्यादा होता है एडवर्स इफेक्ट्स कॉज करने में। तो आप इसको फिर मजीद जो है ना वो तरीके से देते हैं। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो सबसे ज्यादा मशहूर है, इसमें आपके पास द किंग ऑफ ऑल ड्रग्स सेफ्ट्राइक्सोन आती है। ठीक है जी, सेफ्ट्राइक्सोन। ठीक है जी, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सेफ्ट्राइक्सोन के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो आप इसे कहते हैं कि जी ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है। आजकल मोस्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में दी जाती हैं, बल्कि जो भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है पेशेंट, उसको जो है ना वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए हर एक पेशेंट को सेफ्ट्राइक्सोन लगाया जाता है वार्ड्स में। ठीक है जी, लेकिन फिर भी सेफ्ट्राइक्सोन के बारे में याद रखें कि ये आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर व्हाट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिंजाइटिस। ठीक है जी, जब भी मेनिंजाइटिस का पेशेंट आता है उसको ट्रीट किया जाता है सेफ्ट्राइक्सोन के साथ। ठीक है जी, इसके अलावा भी पाए जाते हैं, और वो कौन से हैं जी, सेफ्टेजिडीन, सेफ्टेजिडाइम है या डीन है, जरा पता कर लें जरा। मुझे लगता है डाइम है। ठीक है, तो सेफ्टेजिडाइम जो आपके पास है ये आपके पास पाई जाती है, और इसके अलावा कौन सी पाई जाती है जी, सेफ्ट्राब्यूटिन पाई जाती है, डाइम है जी। ठीक है जी, सेफ्ट्रा ब्यूटिन पाई जाती है। ठीक है जी, ये आपके पास थर्ड जनरेशन में आती है। थर्ड जनरेशन में ड्रग्स पढ़ लें, और अगर आप स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम वही है कि ग्राम नेगेटिव और ज्यादा होगा और ग्राम पॉजिटिव और कम होगा। ठीक है जी, स्पेक्ट्रम के बारे में जैसे मैंने कहा कि जितना जितना हम आगे जाएंगे उतना उतना आपको ड्रग्स ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ एक्शन कम देते होंगे, ग्राम नेगेटिव के खिलाफ ज्यादा है। तो स्पेक्ट्रम में ये लिख लें कि ग्राम नेगेटिव के खिलाफ ये इंक्रीज इफेक्ट देते हैं। ठीक है जी, और ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ ये डिक्रीज इफेक्ट देते हैं। ठीक है जी, स्पेक्ट्रम याद हो गया, आगे चलें। फिर आगे आती है आपके पास फोर्थ जनरेशन। ठीक है जी, फोर्थ जनरेशन आती है। फोर्थ जनरेशन आपके पास जो इस्तेमाल होती है ये आपके पास इतनी खास नहीं इस्तेमाल होती, लेकिन फिर भी आप इसको सेफेलोस्पोरिन्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से थर्ड जनरेशन वाली इस्तेमाल होती है उस हिसाब से नहीं इस्तेमाल होती। ठीक है जी, सो नॉट कॉमनली यूज्ड। फिर भी फोर्थ जनरेशन में क्या है, फोर्थ जनरेशन में आपके पास जरा इसको ऐसे याद रख लें कि इसमें खास कोई बात करने की नहीं है, लेकिन डायरेक्ट ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, इसमें जो आपके पास ड्रग्स आती हैं वो आपके पास आती हैं जी सेफीपाइम, सेफीपाइम है या पाइन है, फिर जरा देख लें, आई एम नॉट श्योर, सेफीपाइम है। ठीक है जी, सेफीपाइम आपके पास इस्तेमाल होती है, इट इज यूज्ड अगेंस्ट नॉन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है जी, यूज्ड अगेंस्ट नॉन रेजिस्टेंस स्टेफ बैक्टीरिया या स्ट्रेप बैक्टीरिया। ठीक है जी, स्ट्रेप से मुराद ये है, स्टेफ से मुराद ये है स्ट्रेप्टोकोकस, और स्ट्रेप से मुराद ये है स्ट्रेप्टोकोकल। टेट्रासाइक्लिन तक तो नहीं पहुंचे ना, अभी तो सबर करो ना भाई मेरे, टेट्रासाइक्लिन आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, सेफी फोर्थ जनरेशन पढ़ लिया, फोर्थ जनरेशन हो गया। ठीक है जी, इसके साथ आप स्पेक्ट्रम अगर याद करते हैं तो आप स्पेक्ट्रम को इस तरह याद रख लें जैसे मैंने पहले कहा
स्पेक्ट्रम में आप ये देखें कि जी आपके पास उसी तरह ग्राम नेगेटिव के खिलाफ ज्यादा पाया जाता है, ठीक, सॉरी, ग्राम नेगेटिव के खिलाफ इंक्रीज है इसका इफेक्ट, और ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ स्लाइटली कम है। और इसमें जो खास तौर पे किन बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल होता है, उनके इन्फेक्शन को अच्छी तरह से ठीक करता है। जो क्लेब्जिला है आपके पास, क्लेब्जिला नेमोनी, ठीक है जी, क्लेब्जिला नमूनाई, उसके खिलाफ इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा आपके पास सुडोमोनास के खिलाफ इस्तेमाल होता है, ठीक है जी, सुडोमोनास के खिलाफ इस्तेमाल होता है, ठीक है जी, फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक्स। फिर आपके पास आती है जी फिफ्थ जनरेशन, जो कि हमारे काम की चीज नहीं है वैसे, ठीक है, इतना कोई हम इसको खास तौर पे नहीं पढ़ते, लेकिन अब पढ़ना है तो इसमें हम एक ही ड्रग पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। वो कौन सी ड्रग है आपके पास? सेफ्टेरोलीन है, नजर आ रहा है आपको? द ड्रग इज सेफ्टेरोलीन, ठीक है जी। ये एक नई ड्रग है, इतनी कोई हमारे पास कॉमनली मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, लेकिन फिर भी याद रखें, ठीक है जी। इस सेफ्टेरोलीन को हम कब इस्तेमाल करते हैं? उन बैक्टीरिया के खिलाफ जो कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, वो स्टैफ बैक्टीरिया जो कि मेथिसिलिन से नहीं मरता, तो उनके खिलाफ आप सेफ्टेरोलीन को देते हैं, ठीक है जी। लेकिन फिर वही बात है, इसको हम क्लिनिकली इस वजह से मार्केट में नहीं लाते, बिकॉज इट इज मोर एसोसिएटेड विद एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है जी, इट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है जी। और वो एडवर्स इफेक्ट्स आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी टाइप देते हैं, ठीक है जी। ऐसे ली वाला वाला फैक्टर आ जाता है बंदे में, तो इस वजह से हम एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से इसको ज्यादा मार्केट में अभी ओपनली नहीं इस्तेमाल किया जाता। ये आपके पास सारे फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन वाली बातें हो गई। फर्स्ट जनरेशन में आपने पढ़ा कि आपके पास पहले फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन को छोड़ें, ये तो सिर्फ ड्रग्स या इनके नाम याद रखने वाली बातें हैं। इसको जरा पढ़ ले कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है जिस तरह हमने पेनिसिलिन में पढ़ा था, रेजिस्टेंस भी बिल्कुल सेम है जिस तरह पेनिसिलिन में पढ़ा था, ठीक है जी। तो ये वाला टॉपिक पढ़ने से पहले आपको पहले वो वाला पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। फिर आपने कहा कि फर्स्ट जनरेशन में क्या है, पेनिसिलिन जी की तरह के सब्स्टिट्यूट की तरह इसको बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका यूज ज्यादा हो गया। ये आपके पास बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के खिलाफ ज्यादा अच्छा एक्शन देता है, और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर वाली चीज इसमें होती है, ठीक है जी। यू कैन कंबाइन दिस सेफेलोस्पोरिन विद बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, ठीक है जी, ठीक है जी। इनके साथ आपको ये क्या नाम है, सेफाजोलिन को कंबाइन कर ले क्लेविनुलिक एसिड के साथ, इस तरह सेफेलेक्सिन को कंबाइन कर ले सेल्बेक्टम के साथ, इस तरह कंबाइन करके दे सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ आपने ये पढ़ना है कि ये इसका स्पेक्ट्रम ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ सबसे ज्यादा है, और ग्राम नेगेटिव के खिलाफ ये कम कम असर करता है, ठीक है जी। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस के खिलाफ ही काम नहीं करता, ये मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफिलोकोकस के खिलाफ अच्छा काम देता है, ठीक है जी। बाकी इसमें कोई इतनी जरूरी बात नहीं है। सेकंड जनरेशन में आपने ये पढ़ना है कि इसका जो एक्टिविटी है वो पहले वाले की बनिस्बत ग्राम नेगेटिव के खिलाफ ज्यादा अच्छा है, और ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ इसका एक्शन थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। ग्राम नेगेटिव के खिलाफ इसका एक्शन जो ज्यादा हुआ है वो किस तरह ज्यादा हुआ है, बिकॉज इसने कुछ कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कवर करने स्टार्ट कर दिए थे। एच इन्फ्लुएंजा कवर हो गया था इससे, नाइसीरिया कवर हो गया था, और एंटेरोबैक्टर एरिजिनोसा भी कवर हो गया था। इसमें जो ड्रग्स आती है वो आपके पास सेफोटेटिन है और सेफोजिटिन है, ठीक है जी। थर्ड जनरेशन आप ये याद रख लें कि ये इसका जो एक्टिविटी है, इसका जो एक्शन है, वो फर्स्ट और सेकंड दोनों जनरेशन से बेहतर है। सो इट इज नोन टू बी द मोर प्रोमिनेंट और मोर बेटर ड्रग एज कम्पेयर टू द अदर सेफेलोस्पोरिन्स। आजकल मार्केट में सबसे कमर्शियली ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ड्रग होती है थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स, जिसमें आपके पास कौन सी, अच्छा, इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, सीवियर इन्फेक्शन में देते हैं, और सीवियर इन्फेक्शन में भी फिर वो इन्फेक्शन जो कि ग्राम नेगेटिव के खिलाफ की वजह से होते हैं, बाकी एंटीबायोटिक से कवर ना होते हो, तो ये उनको बड़े मजे से कवर कर लेता है। इसका जो यूज है उसको आप इंतहाई कॉशन के साथ देते हैं, बिकॉज ये इसके एडवर्स इफेक्ट ज्यादा मिलते हैं आपको। इसमें जो ड्रग्स आती है वो आपके पास सेफ्ट्राइजोन है, सेफ्ट्राइजोन के अलावा सेफ्ट्राजिडाइम है और सेफ्ट्राब्यूटिन है। जो स्पेक्ट्रम है इसका, वो जैसे मैंने कहा कि नीचे नीचे जाएंगे, सॉरी, फर्स्ट से ऊपर जाएंगे तो ग्राम नेगेटिव के खिलाफ एक्शन ज्यादा होता जाएगा, तो इसका स्पेक्ट्रम भी ग्राम नेगेटिव के खिलाफ ज्यादा है और ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ थोड़ा कम है, ठीक है जी। फिर आपके पास फोर्थ जनरेशन आती है। फोर्थ जनरेशन में आप एक ड्रग याद रख लें कि ये सफीपाइम इज द ड्रग इन फोर्थ जनरेशन। इसको इतना यूज नहीं करते, लेकिन अगर यूज कर भी सकते हैं तो आम एंटीबायोटिक की तरह इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा कोई सीवियर इन्फेक्शन में इसको नहीं लिया जा सकता, ठीक है जी। इट इज इट इज यूज्ड अगेंस्ट नॉन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, जिस तरह मैंने कहा मेथिसिलिन सेंसिटिव सेंसिटिव स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। स्पेक्ट्रम इसका ग्राम नेगेटिव के खिलाफ ज्यादा है। ई कोलाई, क्लेब्जिला नमूनी और सुडोमोनास एरिजिनोसा के खिलाफ ये ज्यादा अच्छा एक्शन देता है, इनके खिलाफ इसको खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिफ्थ जनरेशन आपके पास नहीं इस्तेमाल होती, मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, बड़ी मुश्किल से होती है। तो क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? वाई? बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड एडवर्स इफेक्ट्स लाइक हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है जी। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के साथ ज्यादा एसोसिएटेड है, इस वजह से नहीं इस्तेमाल की जाती, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो भी है वो आपके पास सेफ्टेरोलीन है, और एंड इट इज यूज्ड अगेंस्ट मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है जी। ये आपके पास सेफेलोस्पोरिन्स की सारी कहानी हो गई, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की, सारे सेफेलोस्पोरिन्स की, ठीक है जी। जितने भी आपके पास सेफेलोस्पोरिन्स हैं उन सब के फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ने से आप क्या आपका क्या मतलब होता है कि आप कहते हैं जी इसका रूट क्या होता है मोस्टली? तो मोस्टली जो सेफेलोस्पोरिन्स आपको अवेलेबल होते हैं वो आपके पास मोस्टली यूज होते हैं एज आईएम, ठीक है जी, और आईवी। ओरली बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, उसकी वजह है ओरली वेरी लेस, ओरली यूज्ड वेरी वेरी, क्या कहते हैं, कम कम का क्या मतलब होता है? अ, बस ठीक है, ओरली नॉट यूज, ठीक है जी, ओरली नॉट कॉमनली, हाँ कॉमनली, ठीक है जी, ओरली नॉट कॉमनली यूज्ड। और उसकी वजह ये है कि ये ड्यू टू
ड्यू टू गैस्ट्रिक एक्टिविटी। तो गैस्ट्रिक एक्टिविटी इसको खत्म कर देती है, इस वजह से आपको ये आईएम या आईवी लेना पड़ता है, ओरली इतना कामयाब नहीं है इसका, ठीक है जी। ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर है। डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये ऐसी ड्रग है, सेफेलोस्पोरिन आपके पास ऐसी है, इट कैन पेनिट्रेट ऑफ द बॉडी ऑल मेम्ब्रेन्स। इनमें आपके पास कौन सी मेम्ब्रेन के बारे में हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये सीएसएफ को पेनिट्रेट कर सकता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को कवर करके सीएसएफ में पहुंच सकता है, ये आपके पास बोन तक पहुंच सकता है, बोन के अंदर भी पहुंच सकता है। तो मतलब ये है कि बोन के अंदर वाली बीमारियों के खिलाफ भी इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात ये है कि ये आपके प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है। तो बॉडी में जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं, सेंसिटिव मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये सारी मेम्ब्रेन्स को इजीली कवर कर सकता है, ठीक है जी। जब हम इसके एलिमिनेशन के बारे में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इट इज मोस्टली एलिमिनेटेड बाय किडनीज, ठीक है जी। किडनीज इसको निकालती हैं बॉडी से। तो अगर किडनीज सॉरी इट इज द एलिमिनेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन इज बाय किडनीज। तो अगर किसी के किडनीज खराब हैं तो फिर आपने उनमें सेफेलोस्पोरिन बड़े अंदाजे से देना है, डोज कैलकुलेट करके देना है। अगर कोई बंदा क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है तो उसका किडनी एलिमिनेट नहीं कर सकता, वो दवाई फिर आपकी बॉडी से नहीं निकलती। तो किडनी पेशेंट्स में इसको जरा क्वेश्चन के साथ दिया जाता है, ठीक है जी। जब ये किडनी काम नहीं करता तो ड्रग बाहर नहीं निकलेगा और ड्रग बॉडी में एक्यूमुलेट होगा और वो आपको फिर मजीद एडवर्स इफेक्ट्स देगा, ठीक है जी। जब हमने एडवर्स इफेक्ट्स की बात करनी है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जी इसका जो ये सेफेलोस्पोरिन्स है, ठीक है जी। जिस तरह मैंने पहले बात की कि ये आपके पास क्या करती है, ये आपको हाइपर सेंसिटिविटी करती है। तो हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी या एलर्जिक रिएक्शन करती है आपकी बॉडी में, ठीक है जी। एनाफिलैक्सिस भी हो सकता है, एनाफिलैक्सिस समझते हैं ना, एनाफिलैक्टिक शॉक भी कर सकता है आपको, ठीक है जी। ठीक है जी, बात समझ आई। ड्रग ड्रग एक्सक्रीशन में, अच्छा, ड्रग एक्सक्रीशन में आपकी किडनी के अलावा भी रूट्स पाए जाते हैं। कुछ ड्रग्स होते हैं वो आपके बाइल जूस में निकल जाते हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं वो आपके फीसेस में निकल जाती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं वो आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, जो आपकी वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं लंग्स में, उनके जरिए भी निकल जाता है। तो रूट तो बहुत सारी है हमारे पास, लेकिन बस मोस्ट कॉमनली आपके पास ये किडनीज और ये इसमें चीजें बाइल जूसेस में, किडनीज में, फीसेस में निकल जाती हैं, ठीक है। ये आपके पास फार्माकोकाइनेटिक्स हो गई। इसके एडवर्स इफेक्ट्स ज्यादा इतने कोई खास नहीं है, लेकिन अगर आपने फिर भी पढ़ने हैं तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। बुक से जरा कंफर्म कर लें, ठीक है जी। एनाफिलैक्सिस वाला मामला है, बहुत ज्यादा होता है एनाफिलैक्सिस शॉक वाला, ये अपना सेफेलोस्पोरिन के साथ, ठीक है जी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी होता है, ठीक है जी। आप इसको एलर्जी बोलें या आप इसको हाइपर सेंसिटिविटी बोलें, ठीक है जी। ये आपके पास एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह। और रेजिस्टेंट, हाँ रेजिस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सेफेलोस्पोरिन को ज्यादा दे रहे हैं, किसी पेशेंट में ज्यादा दे रहे हैं, तो सेफेलोस्पोरिन्स का एडवर्स इफेक्ट उस बंदे में क्या होगा कि उस बंदे में जो सेफेलोस्पोरिन्स की वजह से रेजिस्टेंट एक्टिविटी बन जाएगी ये बैक्टीरिया के खिलाफ। तो इट कैन इट कैन फॉर्म रेजिस्टेंट एबिलिटी एज एन एडवर्स इफेक्ट, ठीक है जी। ये आपके पास सारी की सारी कहानी हो गई ऑफ व्हाट, ऑफ योर सेफ्ट्राइक्सोन, अपना सेफेलोस्पोरिन्स, ठीक है जी। समझ आई आपको। स्टॉप कर लें जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लें, मुझे सांस लेने। अब सेफेलोस्पोरिन्स पढ़ने के बाद बीटा लैक्टम्स में जो थर्ड आपकी आती है वो आपके कार्बापेनम्स है, ठीक है जी। कार्बापेनिम एंटीबायोटिक्स। अब कार्बापेनिम आपके पास क्या है, कार्बापेनिम आपके पास बीटा लैक्टम है। इनमें और आपके बाकी जो आपने अभी पढ़े पेनिसिलिन और ये जो आपने सेफेलोस्पोरिन्स पढ़े, इनमें फर्क ये है कि उनके स्ट्रक्चर में जो आपके पास जो था वो जो कार्बन रिंग था, ठीक है जी, जो सॉरी बीटा लैक्टम रिंग था, ठीक है जी। तो उसमें आपके पास कहीं ना कहीं सल्फर पाया जाता था, ठीक है जी। लेकिन अब जो कार्बापेनम है आपके पास, उनमें सिर्फ ये डिफरेंस ला दिया गया है कि जहां पर सल्फर था आपके किसी जगह पे, मैं पूरी स्ट्रक्चर में नहीं जाऊंगा, ठीक है, हम फार्मासिस्ट नहीं है, हम डॉक्टर्स हैं। तो पूरी स्ट्रक्चर में जो आपके पास बीटा लैक्टम रिंग में कहीं पर सल्फर पड़ा हुआ था, बाकी एंटीबायोटिक्स में, कार्बापेनिंग्स में क्या किया गया, कार्बापेनिंग में उस जगह पर कार्बन लाया गया। तो कार्बन सब्स्टिट्यूट के ऐड होने की वजह से जो ये नया एंटीबायोटिक बना, दैट वाज नोन एज कार्बापेनम एंटीबायोटिक, ठीक है जी। ये भी आपके पास बीटा लैक्टम है, बिकॉज बीटा लैक्टम रिंग अपने तौर पे प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ उसका जो सल्फर है दैट इज एक्सचेंज्ड विद कार्बन, और कार्बन के साथ एक्सचेंज होने के बाद इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने कार्बापेनिम नाम दिया, ठीक है जी। बाकी मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये भी आपके पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, लेकिन सिर्फ इसका स्ट्रक्चर जो है अ लिटिल बिट डिफरेंट देन द पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन, ठीक है जी। इसको यहां पे लिख लें कि ये आपके पास सेम सेम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, बट विद कार्बन अटैचमेंट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ व्हाट, इंस्टेड ऑफ सल्फर, सल्फर की बजाय कार्बन को ऐड किया गया, दैट इज व्हाई वी कॉल इट कार्बापेनम। दूसरी बात हमने ये की कि ये जो पहले आपके पास आपने जो पढ़े थे पेनिसिलिन पढ़े आपने, सेफेलोस्पोरिन्स पढ़े, ये आपके पास वो थे जिनके साथ आपने कंबाइन करना था बीटा लैक्टमेज इनहिबिट, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर आपने कंबाइन करना था ना। बीटा लैक्टमेज से बचाने के लिए उधर आपने क्या किया था, आपने एंटीबायोटिक को अटैच किया था साथ में, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स भी दिए थे। तो कार्बापेनिम्स में स्ट्रक्चरली खुद ही अंदर अंदर आपके पास बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर पड़ा होता है, तो इट इज नॉट कंबाइंड विद द बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर कंपाउंड। ये नेचुरली रेजिस्टेंट होते हैं, दे आर नेचुरली रेजिस्टेंट टू व्हाट, टू बीटा लैक्टमेज
एंजाइम, ठीक है जी, विच इज अ बैक्टीरियल एंजाइम। तो उस बैक्टीरियल एंजाइम को ये नेचुरली रेजिस्टेंट होते हैं बिकॉज इनके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर अंदर ही अंदर पड़ा होता है, ठीक है जी, तो बाहर से देने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। अब ये आपके पास बहुत मशहूर और तगड़ी एंटीबायोटिक जानी जाती है, जहां पर बाकी फेल हो जाते हैं तो कार्बापेनिस को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। इसमें जो आपके पास ड्रग्स आती हैं वो आपके पास कौन सी है, वो आपके पास आती है जी एमीपेनम, इमीपेनम, ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास आती है जी मीरोपेनम, मीरोपेनम। उसके अलावा आपके पास आती है जी डोरीपेनम। उसके अलावा आपके पास आती है जी एरला पेनम, एरला पेनम। तो जितने आपके पास पेनम पेनम वाले हैं ये आपके पास कार्बा पेनम्स हैं, ठीक है जी। इनमें ये जो ऊपर तीन पाए जाते हैं, जिनको आप ये इमीपेनम हो गया, मीरोपेनम हो गया और डोरीपेनम हो गया, ये आपके पास ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, एनएरोब्स और एरोब्स, सुडोमोनास मुख्तलिफ, मतलब मैक्सिमम जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर किल्ड विद दीज थ्री कार्बापेनम्स, ठीक है जी। तो ये आपके पास मैक्सिमम ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ देता है, मैक्सिमम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ भी होता है, बहुत सारे आपके पास जो एनएरोब्स होते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ भी देता है, और आपके पास सूडोमोनास के खिलाफ भी एक्शन देता है। तो देखिए ना ये कितनी चीजों के खिलाफ एक्शन दे सकता है, कितने ऑर्गेनिजम्स इस दवाई से मर सकते हैं। फिर जो ये एर्लापेरम है ये उस हिसाब से थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है, बिकॉज ये ओनली इट कैन एक्ट अगेंस्ट ओनली सम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, मतलब ज्यादा के खिलाफ नहीं, लेकिन कुछ कुछ ग्राम नेगेटिव और कुछ कुछ ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ काम कर सकता है, ठीक है जी। आप इस इन सारे जितने आपने एमी पेनम पढ़ा, मीरो पेनम पढ़ा, डोरी पेनम पढ़ा और एरला पेनम पढ़ा, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। अगर आपसे आपने याद करने हो कार्बापेनम्स के ड्रग्स, तो आप इस तरह याद रख लें कि कार्बापेनम में जो ड्रग्स आती है उसको आप डाइम से याद रख लें, ये आपके पास एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है जी, एक निमोनिक है। तो डाइम से मुराद क्या है, डोरी पेनम, आई से मुराद एमी पेनम, एम से मुराद मीरो पेनम एंड ई से मुराद एरला पेनम। ये डाइम याद रख लें। अगर मैं आपसे पूछूं कि जी मीरो अपना कार्बापेनम्स में कौन सी ड्रग्स आती है, आप मुझे बताएं डाइम, डी फॉर डोरीपेनम, ई फॉर वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो आपको याद होने में आसानी हो जाएगी कार्बापेनम्स इस तरह से। ये आपके पास क्या कहानी हो गई, ड्रग्स की कहानी हो गई। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। फर्दर जब आप पढ़ते हैं आप उसको फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्कस करते हैं, फार्माको काइनेटिक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। फार्माकोकाइनेटिक्स में याद रख लें कि आपके पास जो एमीपेनम होता है, एमीपेनम होता है, या आपके पास जो मीरोपेनम है, ये आपके पास स्पेशली इस्तेमाल होती है आईवी, दे आर यूज्ड इंट्रावीनसली, ठीक है जी। मोस्टली आपके पास ये इंट्रावीनसली ही इस्तेमाल होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने नहीं देखा या बुक में मैंने कहीं नहीं देखा कि ये आपके पास ओरली इस्तेमाल होती है। कहा यह गया है कि ये आईवी इस्तेमाल होती है, लेकिन बाकी भी आईवी इस्तेमाल होती है ऑब्वियसली। तो ये आप इसको आईवी, ये दोनों तो आईवी ही हैं, और बाकी जो आपके पास है वो अदर्स आर यूज्ड एज आई एम, ठीक है जी। जिस तरह एर्लापेनम आपके पास आई एम इस्तेमाल होता है, तो अगर एर्लापेनम आईएम है, इमीपेनम और मीरोपेनम आईवी है, तो ये भी फिर कहीं आईएम या आईएम ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है जी। तो ओरली इसमें नहीं होते हैं, लेकिन आपके पास ये इस तरह इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो ये फार्माकोकाइनेटिक्स में जब हम टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, हम कह सकते हैं कि जो ये एमीपेनम है ये आपके पास आपके नेफ्रॉन्स के लिए थोड़ा सा डैमेज होता है, क्योंकि ये देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो इमीपेनम इज नेफ्रोटॉक्सिक, इट इज नोन एज नेफ्रोटॉक्सिक। इसका क्या मतलब है, नेफ्रोटॉक्सिक का मतलब ये है कि ये आपके ये जो इमीपेनम है ये जब किडनी से एक्सक्रीट होता है, क्योंकि इसकी एक्सक्रीशन भी किडनी से ही होती है, ये जाते जाते आपकी किडनी को खराब करता है, तो इसको आप नेफ्रोटॉक्सिक बोलते हैं। उसकी वजह यह है कि ये इमीपेनम जब आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होता है तो ये आपकी बॉडी में जो इमीपेनम है ये कन्वर्ट हो जाता है टू व्हाट, टू आपका जो बॉडी में ये मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। और वो आपके पास इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं, इनएक्टिव, इट इज कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स। और फिर वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स कहां से एक्सक्रीट होते हैं, दे आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द किडनी, तो किडनी से उनकी एक्सक्रीशन होती है। अब वहां से जब एक्सक्रीशन करेगा तो ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, ये वहां के नेफ्रॉन्स को डैमेज करते हैं। इस वजह से ये इमीपेनम जब भी आप लेते हैं तो वो नेफ्रॉन्स को डैमेज पहुंच जाता है। अब इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, इससे बचने के लिए आपने इस टॉक्सिसिटी से बचने के लिए आपने इमीपेनम के साथ कंबाइन कर देना है एक और चीज को, दैट इज नोन एज सिलेस्टिन, ठीक है जी। तो सिलेस्टैटिन को कंबाइन कर लिया, मतलब इमीपेनम आपके पास ड्रग हो गई और इसके साथ आपने कंबाइन कर दिया सिलेस्टैटिन। सिलेस्टैटिन एक आपके पास बाहर से एक कंपाउंड होती है जो कि ड्रग में शामिल की जाती है, ठीक है जी। तो सिलेस्टैटिन और इमीपेनम जब आपके पास कंबाइन हो जाते हैं, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन से आपको नेफ्रोटॉक्सिसिटी फिर नहीं होती, बिकॉज वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स आपके पास क्या करते हैं, वो आपके पास वहां से इजीली जो है ना बच जाते हैं, ठीक है जी। सिलेस्टैटिन बचाता है आपके नेफ्रॉन्स को, तो वहां पर क्या होगा, आपको नो नेफ्रोटॉक्सिसिटी, देयर विल बी नो नेफ्रोटॉक्सिसिटी इन केस ऑफ सिलेस्टैटिन कॉम्बिनेशन। सिलेस्टैटिन कंबाइन करने से आप नेफ्रॉन्स को बचा सकते हैं, ठीक है जी। दैट इज वाई इट इज कंबाइंड विद सिलेस्टैटिन, ठीक है जी। और इसके अलावा तो फार्माकोकाइनेटिक्स में और कुछ भी नहीं है, बस इसके एडवर्स इफेक्ट्स याद रखें कि कार्बापेनेम्स आपको क्या एडवर्स इफेक्ट्स दे सकते हैं। कार्बापेनेम्स आपको बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स दे सकते हैं, ठीक है जी। जिस तरह मैंने एक की बात की कि ये एक आपको क्या कर सकता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर सकता है, तो इसके अलावा आपको क्या कर सकता है, इसके अलावा आपको ये हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कर सकता है, हेमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दे सकता है आपको, ठीक है जी। और वो प्रॉब्लम्स क्या होंगे, वो आपके जो
न्यूट्रोफिल कम कर देगा, ठीक है जी। इट कैन कॉज न्यूट्रोपीनिया, ठीक है जी, न्यूट्रोपीनिया, एंड इट कैन ऑल्सो कॉज ईओ ईओसिनोफिलिया, ईओसिनोफिलिया को भी कर सकता है, ठीक है जी। इट कैन डू दीज थिंग्स। ये प्रॉब्लम हो गई। इसके अलावा जो कार्बापेनम्स है उनके इस्तेमाल से आपको सीजर्स भी आ सकते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी भी कर सकता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी भी कर सकता है, क्योंकि ये आपको सीजर्स देता है, ठीक है जी। तो सीजर्स कैन बी एलिसिटेड बाय द यूज ऑफ कार्बापेनम्स। सब में नहीं आएंगे, लेकिन चांसेस है कि इससे होते हो, ठीक है जी। ये आपके पास किसकी कहानी होगी, कार्बापेनम्स की होगी। कार्बापेनम्स आपको समझ आए। कार्बापेनम्स में आपने क्या पढ़ा, कार्बापेनम में आपने कहा कि जी ये इस तरह है, इनके ड्रग्स ये हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स ये हैं और एडवर्स इफेक्ट्स ये हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन। अब आपके पास जो तीसरी आती है बीटा लैक्टम्स में, वो आपके पास मोनोबैक्टम था। अब मोनोबैक्टम क्या है आपके पास, मोनोबैक्टम आपके पास बीटा लैक्टम है, ठीक है जी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है आपके, मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक है जी। इसमें थोड़ा सा ये भी आपके पास सेल वॉल, बीटा लैक्टम क्या करते हैं, सेल वॉल की इनहिबिशन कराते हैं ना, ये भी सेल वॉल इनहिबिटर्स है। लेकिन इसका जो वो है सेल वॉल सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है, वो थोड़ा सा अलग होता है, बिकॉज इसका जो बीटा लैक्टम रिंग है, इट इज नॉट फ्यूज्ड टू अनदर रिंग, ठीक है जी। वैसे आपने देखा था कि बीटा लैक्टम रिंग जो है, मैंने तो आपको खैर नहीं समझाया, वो तो हमारे लेवल की चीज भी नहीं है। लेकिन अगर आप बीटा लैक्टम आप अपने बुक से देखें कि बीटा लैक्टम का जो रिंग है वो इस तरह है, ठीक है जी। इधर भी आपके पास कुछ चीजें अटैच है, इधर भी कोई चीज अटैच है। तो कहा जाता है कि बाकी जो बीटा लैक्टम्स है उनके साथ यहाँ पर एक दूसरा रिंग भी पाया जाता है, पता नहीं बेंजीन रिंग है, पता नहीं कौन सा रिंग है, देख लें आप। लेकिन जो जो मोनोबैक्टम है वो इस तरह नहीं पाया जाता, उसमें आपके पास दूसरा रिंग नहीं होता, उसमें सिर्फ ये रिंग होता है, ठीक है जी। तो ये बड़ी फजूल सी और बेफजूल सी बात है, आपने पढ़नी नहीं है, बस सिर्फ पढ़ याद रखें, ठीक है जी। मोनोबैक्टम के स्ट्रक्चर के खिलाफ बात नहीं करते, डायरेक्टली हम आते हैं अपने मकसद की बात, ठीक है जी। आपके पास क्या होता है, आपके पास इसमें सिर्फ एक ही ड्रग अवेलेबल है, ठीक है जी। इसमें सिर्फ एक ही ड्रग आती है, वो उस ड्रग का क्या नाम है, उस ड्रग का नाम है जी, द ड्रग इन मोनोबैक्टम इज नोन एज, यहाँ पे लिखूं, सॉरी, इसमें आपके पास सिर्फ एक ही ड्रग आती है, एंड दैट इज एज ट्रियोनिम, ठीक है जी। ये एक ही ड्रग आती है, एक ही ड्रग है, और ये बड़ी स्पेशल तो आप नहीं कह सकते, बिकॉज इतनी भी कोई स्पेशल नहीं है खास, ठीक है जी। फिर भी कह रहे हैं कि ये आपके पास जो थोड़ी सी तगड़ी है, तो कैसी तगड़ी है कि ये आपके पास बीटा लैक्टमेज के खिलाफ रेजिस्टेंट है। बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट है, मतलब बीटा लैक्टमेज अगर बैक्टीरिया बनाता भी है तो वो इसको इसके खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो ये एस्ट्रोनिम जो है ये बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट है, और रेजिस्टेंट है मतलब इट कैन बी यूज अगेंस्ट अ वाइड वेराइटी, ठीक है जी, ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की वाइड वेराइटी में भी फिर भी आपके पास जो ग्राम नेगेटिव है उसके खिलाफ इसका एक्शन ज्यादा है। मोस्टली आपके पास ये कहाँ इस्तेमाल होती है, ग्राम नेगेटिव के खिलाफ इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। ग्राम नेगेटिव के खिलाफ मतलब कौन कौन सी ड्रग आती है, आ सकती है ग्राम नेगेटिव में। ग्राम नेगेटिव में जैसे मैंने पहले भी कहा कि जी एंटेरोबैक्टर है, ठीक है जी, एंटेरोबैक्टर है, ठीक है जी। सूडोमोनास है आपके पास, सूडोमोनास है, उनके खिलाफ ये अच्छा काम दे सकती है। एस्ट्रोनियम इतना कोई ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं है, ठीक है जी। फिर इसकी बात, इसमें सिर्फ ये ड्रग याद, मोस्टली याद रखें कि ये मोस्टली ग्राम नेगेटिव के बारे में के खिलाफ इस्तेमाल होती है। बाकी इसके फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ लें थोड़ा सा। फार्माको काइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं कि जी ये आपके पास मोस्टली आईवी इस्तेमाल होती है, या आपके पास आईएम एडमिनिस्टर होती है, ठीक है जी। इसके खिलाफ इसके अलावा इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो थोड़ी सी कम है, इट इज लेस टॉक्सिक, ठीक है जी। पहले हमने बात की कि बाकियों से, बाकी बीटा लैक्टम से आपको एलर्जी वगैरह, ये टॉक्सिसिटी वगैरह ज्यादा होती है, बाकियों के मुकाबले में जो मोनोबैक्टम है ये कम टॉक्सिसिटी देता है, ठीक है जी। इसके साथ साथ ये आपके पास कहाँ से एक्सक्रीट होता है, ये आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होता है आपकी किडनी, ठीक है जी। सो इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू व्हाट, थ्रू किडनीज। ये बात याद रख लें, मोनोबैक्टम के खिलाफ के बारे में सिर्फ आपने ये याद रखनी है, ठीक है जी। नथिंग मोर इंपॉर्टेंट। आपके जितने भी सेल वॉल इनहिबिटर्स थे यहाँ पर वो सारे खत्म हो गए। अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखें, हमने सेल वॉल इनहिबिटर्स पढ़ने थे, याद है। सेल वॉल इनहिबिटर्स आपके पास वो होते हैं जो कि सेल वॉल की इनहिबिशन कराते हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने मेरे साथ पढ़ लिया था, ठीक है जी। सेल वॉल इनहिबिटर्स में, सेल वॉल इनहिबिटर्स, सेल वॉल किस चीज का मतलब जी, ये सेल भी मैंने कहाँ पे लिखा है, मैंने कहाँ पे लिखा है ये सेल भी, मुझे नहीं पता कहाँ से लिखा है, कॉन्टेक्स्ट देखें ना, आगे पीछे देखें क्या लिखा हुआ है, ठीक है जी। पहले इसकी तरह बात करते हैं। सेल वॉल इनहिबिटर्स में जितने भी आपके पास ड्रग है सबका एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो भी हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि सबका एक ही तकरीबन है, सबका एक ही तकरीबन रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म है, अगर किसी बैक्टीरिया ने इसके खिलाफ रेजिस्टेंस बनाना भी है, सबका एक ही तकरीबन मैकेनिज्म है। वो हमने पढ़ लिए थे, 3 मैकेनिज्म है, ठीक है जी। फिर इसमें हमने जो एंटीबायोटिक्स पढ़े उनमें हमने सबसे पहले कौन सी चीज पढ़ी, सबसे पहले हमने पेनिसिलिन पढ़ा, ठीक है जी। पेनिसिलिन के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने सेफेलोस्पोरिन्स पढ़े, वो भी आपने पढ़ लिए सारे। उसके बाद हमने क्या पढ़े, अपना कार्बापेनम्स पढ़े, इसके भी सारे ड्रग्स और सारे फार्माकोकाइनेटिक सारे फीचर्स हमने पढ़ लिए थे। और आखिर में हमने मोनो बैक्टम पढ़ी, ठीक है जी। इन सारी चीजों में से अगर आपको अभी तक कोई भी मसला हो तो बताइए, अगर नहीं है तो हमारा लेक्चर खत्म हो गया है, एंड बंद कर दीजिए रिकॉर्डिंग। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक खत्म हो गए, राशिद बंद कर दें जी।
अच्छा, अभी आपने सारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पढ़ लिए, ठीक है जी। शुरू में मैंने कहा था कि सेल वॉल इनहिबिटर्स होते हैं, वो आपकी सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो वो दो किस्म के एंटीबायोटिक्स आते हैं। एक इसमें आपके पास आते हैं वो एंटीबायोटिक जिनमें बीटा लैक्टम रिंग होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहते हैं। फिर वो आपके पास आते हैं जिनमें बीटा लैक्टम रिंग नहीं होता, तो उनको आप क्या कहते हैं, उनको आप नॉन बीटा लैक्टम बोलते हैं, ठीक है जी। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव बीटा लैक्टम रिंग, तो उसको आपने नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बोले। अब ये नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, बीटा लैक्टम तो आपने सारे पढ़ लिया ना, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, कार्बापेनम, सब आपने पढ़ लिए। अब नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, इसमें आपके पास ज्यादा कोई डिटेल नहीं है, लेकिन फिर भी जो इसमें ड्रग्स आते हैं और हमने जो पढ़ने हैं वो आपने कौन से पढ़ने हैं, आपने फॉर एग्जांपल पढ़ना है जी फॉस्फोमाइसिन, ठीक है जी। फॉस्फोमाइसिन आपके पास एक सेल वॉल इनहिबिटर है, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कैसे काम करती थी वो आपको याद है, इसका थोड़ा सा अलग सा मैकेनिज्म होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके पास दूसरी पाई जाती है साइक्लो साइक्लोसीरीन, ठीक है जी। साइक्लोसीरीन आपके पास सेकंड नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। इसके अलावा आपके पास तीसरी पाई जाती है जी वेंकोमाइसिन, ठीक है जी। और इसके खिलाफ आपके और इसके साथ तीसरी जो चौथी पाई जाती है वो है जी बेसिट्रसिन। ये चार नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। इसको हम बड़ी आसानी से और शॉर्ट करके और बड़े एक एंगल से इसके खिलाफ मुड़ेंगे, ठीक है। देखें, फॉस्फोमाइसिन और साइक्लोसीरीन ये दोनों आपके पास एक तरह से काम करते हैं, और ये जो आपके पास है ये तकरीबन एक जैसे काम कर सकते हैं। अब वो काम क्या है, देखें, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हो या नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, उन्होंने काम क्या करना है, उन्होंने सेल वॉल इन सिंथेसिस की इनहिबिशन करवानी है। मतलब जो भी काम होगा वो सेल वॉल के खिलाफ ही होगा ना, सेल वॉल ना बनने की बात होगी, चाहे ये वाला एंटीबायोटिक हो या ये वाला एंटीबायोटिक हो, दोनों काम ये करेंगे कि सेल वॉल को बनाने नहीं देंगे। तो सेल वॉल कैसे बनता है आपको पता है, सेल वॉल की सिंथेसिस में आपके पास मोनोमर्स बनते हैं, ठीक है। आपके पास क्या बनते हैं, मोनोमर्स बनते हैं, और वो मोनोमर्स फिर आपस में अटैच हो जाते हैं। ऐसा ही था ना, हमने यही पढ़ा था कि ये मोनोमर्स होते हैं और ये मोनोमर्स आपस में ये अटैच हो जाते हैं, आपस में अटैच हो जाते हैं। और इनकी अटैचमेंट किस तरह होती है, वो आपके पास यहाँ पर ग्लाइकन प्रोटीन होती हैं, उन ग्लाइकन्स के अंदर फिर आपके पास चेंज होती है टर्मिनल, वो ग्लाइसिन और एलानिन और फलाने फलाने मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें हम नहीं जाते, वो उतनी डिटेल में हम नहीं जाते। बस आप सिर्फ ये याद रखें कि ये आपके पास मोनोमर्स है, ठीक है जी। मोनोमर्स है, इस मोनोमर्स को आप क्या बोलते हैं, ग्लाइकन ग्लाइकन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो ग्लाइकन बनाना बहुत जरूरी है। ग्लाइकन नहीं बनेगा तो आपके पास मोनोमर्स होंगे ही नहीं, मोनोमर्स नहीं होंगे तो फिर आप आपस में अटैच कैसे होंगे और सेल वॉल कैसे बनेगा। तो आपका जो फॉस्फोमाइसिन जितने भी है नॉन बीटा लैक्टम, ये सारे क्या करते हैं, ये ग्लाइकन की सिंथेसिस को रोक देते हैं। वहां पर तो बीटा लैक्टम्स में आपने क्या पढ़ा था, वो ग्लाइकन्स की सिंथेसिस को नहीं रोकते, वो सिर्फ ग्लाइकन्स की सिंथेसिस हो जाती है और फिर उनकी अटैचमेंट को बंद कर देते हैं बाय द इनहिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेज। ये क्या करते हैं, ये आपके पास ग्लाइकन्स की प्रोडक्शन को रोक देते हैं। अब जो फॉस्फीन है ये आपके पास ये ग्लाइकन प्रिकर्सर्स को रोक देती है। आपके पास ग्लाइकन बनाने के लिए पहले से पड़े होते हैं प्रिकर्सर्स, जिनको आप क्या कहते हैं, ग्लाइकन प्रीकर्सर्स, ठीक है जी। ये ग्लाइकन प्रीकर्सर्स होंगे जिनसे फिर बाद में ग्लाइकन बनेगा। तो ये फॉस्फोमाइसिन और साइक्लोसीरीन में डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। आप सिर्फ इतना याद रख लें कि फॉस्फोमाइसिन और साइक्लोसीरीन ये दोनों आपके पास इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ व्हाट, दे इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकन प्रीकर्सर्स। जब ग्लाइकन प्रीकर्सर्स नहीं होंगे तो आपके पास ग्लाइकन होगा, ग्लाइकन नहीं होगा, ठीक है जी। सो इनहिबिशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकन प्रीकर्सर लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकन सिंथेसिस। और अगर ग्लाइकन सिंथेसिस नहीं है तो फिर सेल वॉल कैसे बनेगा। तो ये आपके पास सारी कहानी है, ठीक है जी। तो ये फॉस्फोमाइसिन और ये साइक्लोसीरीन ये काम करती है, ठीक है। लेकिन जो बेसिट्रसिन है और वेंकोमाइसिन है, ये क्या करती है, ये ग्लाइकन्स के प्रिकर्सर्स को नहीं रोकती। ग्लाइकन्स की जो ट्रांसपेप्टाइडेशन वाला प्रोसेस था, जिससे आपके ग्लाइकन्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था, वो उस बॉन्ड्स की रोकथाम कर रहा था। तो फॉस्फोमाइसिन और साइक्लोसीरीन वाज इनहिबिटिंग द ग्लाइकन सिंथेसिस by inhibiting the glycan precursors, while the vancomycin and the bezitracins are doing what, they are inhibiting the transpeptidase, transpeptidase formation, transpeptidation, ठीक है जी। तो ट्रांसपेप्टाइडेशन प्रोसेस को रोक रहा है। मैं फिर भी इसके डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते होते हैं और ये होगा और वो होगा, इतना हम डिटेल में नहीं जाते। बस याद रखें कि ये जो पेप्टाइडेशन वाला प्रोसेस होता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, वेंकोमाइसिन और बेसिट्राजिन ये उन ट्रांसपेप्टाइडेशन प्रोसेस की इनहिबिशन करवाता है। और अगर ट्रांसपेप्टाइडेशन प्रोसेस की इनहिबिशन हो गई तो आपके पास क्या होगा, आपके पास फिर क्या हो जाएगा, आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है जी। पेप्टाइड बॉन्ड इनहिबिट हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस की इनहिबिशन हो जाएगी। जब पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा, सेल वॉल सिंथेसिस भी नहीं होगी, ठीक है जी। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन हो जाएगी। बात बड़ी सिंपल सी है, डिटेल में मैं नहीं जा रहा, बुक में भी डिटेल नहीं दी हुई, ठीक है। बुक में सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ के तौर पे लिखा हुआ है कि ये काम करता है। हम उसको थोड़े नेक्स्ट लेवल पे देख रहे हैं कि आपके पास हो क्या रहा है, सेल वॉल की इनहिबिशन हो रही है।
ठीक है। सेल वॉल की इनहिबिशन कैसे हो रही है? या तो ग्लाइकन प्रिकर्सर्स बंद हो जाएंगे और ग्लाइकन नहीं बनेगा, और ग्लाइकन नहीं बनेगा फिर सेल वॉल नहीं बनेगा। या आप ग्लाइकन को बना लो, बेशक बना लो, लेकिन ग्लाइकन के दरमियान जो ये जो एक्शन था, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे थे, इनकी रोकथाम कर दो। ठीक है जी। तो दो जगहों पे आप स्टॉप डाल सकते हैं। ये वाले क्या करते हैं, ये वाले आकर इस जगह को इनहिबिट करते हैं। बल और ये जो फॉस्फोमाइसिन है और साइक्लोसीरीन है, ये आते हैं और ग्लाइकन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है जी। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट पार्ट्स, किस किस जगह पे आपने काम करना है। ठीक है जी। बात समझ आई? बात समझ आई? नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को हमने डिटेल में नहीं पढ़ना, बस इसको सिर्फ इतना ही पढ़ लें।